नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज एक ऐसा नाम है जो विरोधों के केंद्र में खड़ा होकर सियासत का चाल, चरित्र और चेहरा सब कुछ बदलने का मादा रखता है। मोदी जब एक्शन लेते हैं तो सभी को हैरान करते हैं। विपक्ष के आरोपों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए चारों खाने चित करने का हुनर रखते हैं। 24 घंटे, सातों दिन लगातार, बिना थके, बिना रुके, सिर्फ एक दिशा में आगे बढ़ते हैं, जहां से भारत के स्वर्णिम युग का आगाज साफ नजर आता है। सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया से बहुत ऊपर एक कसम, राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी गतिमान होते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को या देश को कभी कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जो परिवर्तन का सूत्रधार रहा हो। मिला है, बिल्कुल मिला है, लेकिन ऐसा कुशल राजनीतिज्ञ जो अपने दल को लेकर समाज में बने नैरेटिव बदलने का भी मादा रखता हो और जिसके मूव्स विपक्ष को भी सियासत का सेट फर्मा तोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, वो शायद अब तक एक ही है, मोदी द पॉलिटिकल सागा। तो आज प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर चर्चा उनके इसी सियासी स्टाइल पर जो वर्सेटाइल है और कई बार अनबिलीवेबल भी है, जो राजनीतिक पंडितों को भी चक्कर में डाल देती है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो कुछ काम जो देश को प्रभावित करते हैं, आपको प्रभावित करते हैं सकारात्मक तौर पर, और विपक्ष की कुछ प्रतिक्रिया भी, जब जब काम हुए तब तब उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी, सुनिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, to break the grip of corruption and black money, we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight tonight, that is 8th November 2016. This means that these notes will not be acceptable for transaction from midnight onward. आज से ही भारत में जीएसटी यानी कि गुड एंड सिंपल टैक्स की शुरुआत भी हुई है। मेरे लिए ये खुशी का विषय है और नामदार के आग्रह में प्रार्थना ही कर सकता हूं, क्योंकि हमने देखा है एक ऐसी मानक प्रवृत्ति बन चुकी है कि देश के सेनाध्यक्ष को किस भाषा प्रयोग किया गया, क्या कभी होता है? क्या देश के सेनाध्यक्ष के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा? भाई और बहनों, आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। हाउ कैन प्राइम मिनिस्टर गिव अ स्टेटमेंट? क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है। सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का?
the finance minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? तो चलिए इस चर्चा को खास और बेहतरीन बनाने के लिए डॉक्टर रोहित सक्सेना हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नेता हैं आप बीजेपी से, बहुत स्वागत है डॉक्टर रोहित सक्सेना आपका। आशीष सैनी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आशीष जी आपका भी। पूजा मिश्रा, डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर पूजा मिश्रा आपका भी। और साथ में हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे। एक बार चेक कीजिएगा, सभी के नामों में कुछ परेशानी है विंडोज़ में। शुरुआत करेंगे निरंजन जी, मैं आपके पास आऊँगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। सबसे पहले तमाम जो हमारे प्रवक्ता हैं, जो भी गेस्ट हैं, उनको बता दें आज ये डिबेट से ज़्यादा एक चर्चा है, तो प्लीज़ इसको उसी तरीके से हम करेंगे। निरंजन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं? 75 वर्ष हो चुके हैं उनके जीवन के और कई दशकों से वो सियासत में सक्रिय हैं। उनकी जो कार्यशैली रही है वो हमेशा से विपक्षियों को आईना दिखाने का काम करती रही है। आपका फ्रेम शायद म्यूट है सर, बोले सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, बोले। हाँ, देखिए पूजा जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगर हम जीवन चरित्र के बारे में बात करें या उनका जो अभी तक का जो उनका राजनीतिक इतिहास या उनका जो बैकग्राउंड रहा है उसको आप देखेंगे तो आपको एक चीज स्पष्ट दिखाई देगी। और वो चीज ये है कि आज एक वडनगर के छोटे से कस्बे से एक व्यक्ति जो एक साधारण से भी नीचे परिवार से उठ करके आता है और आने के बाद में अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से और अपनी तपस्या से आज राजनीति का एक प्रासंगिक चेहरा है। आज चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, आप उनकी विचारधारा से सहमत हो नहीं हो, आप उनकी जो कार्य पद्धति है उनसे आप सहमत हो नहीं हो, लेकिन एक चीज आपको माननी पड़ेगी, किसी को भी एक चीज माननी पड़ेगी कि आज न केवल भारतीय राजनीति में बल्कि विश्व बिरादरी की राजनीति के अंदर भी राजनीति को नरेंद्र मोदी जी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो उनकी प्रासंगिकता से इनकार कर पाए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ये देखिए कि जिस तरीके से इतिहास पे इतिहास दोहराया जा रहा है। एक सबसे पहली बात कि उनका जो बैकग्राउंड है, जहां से वो उठ करके आए हैं, यानी कि ये हमारे एक लोकतंत्र की और बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, उसकी एक ये खूबसूरती है कि इस देश के अंदर एक निचले से यानी कि अंतिम पायदान से आदमी निकल करके और इस देश के शीर्ष पदों को सुशोभित कर सकता है। तो एक तो नरेंद्र मोदी जी की वो आपको खासियत समझनी पड़ेगी। उसके बाद में जिस तरीके से पिछले 11 वर्षों से वो लगातार प्रधानमंत्री है, इससे पहले वो लगातार 13 वर्ष मुख्यमंत्री, यानी कि आज अगर आप हिसाब लगाएंगे तो लगभग 25 वर्ष ऐसा हो गया कि नरेंद्र मोदी जी अपने खुद के नेतृत्व में खुद के किसी चुनाव को अभी तक उनको कोई हरा नहीं पाया, कोई उनको परास्त नहीं कर पाया। एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से फ्रंट फुट पे यानी कि वो अपनी ऊर्जा, अपने पुरुषार्थ और उसके बाद में जिस एक अपने आत्मबल और आत्मविश्वास के साथ जो राजनीति में आते हैं, यह भी एक अनुकरणीय उदाहरण है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सन 1990 से मैं भारत की राजनीति का विश्लेषण कर रहा हूं, भारत की राजनीति को देख रहा हूं और हमने यहां ये देखा हुआ है कि किसी भी राजनीतिक दल का जो शीर्षस्थ नेता होता है वो किसी भी अगर कहा जाए आपसे कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर नरेंद्र मोदी, एक वाक्य रह गया, बोले सर। तो मैं ये देखता रहा हूं कि राज्य विधानसभा के चुनावों में केंद्रीय नेतृत्व इस गुणा भाग के साथ उतरता था कि अगर वहां जिताऊ है तो वो
शीर्ष नेतृत्व उस चुनाव में जाता था, और अगर किसी राज्य के अंदर चुनाव हारने की स्थितियां यानी कि संभावनाएं है तो वहां शीर्ष नेतृत्व दूरी बनाता था कि कहीं हार का ठीकरा हमारे ऊपर ना फूट जाए। लेकिन आप देखेंगे कि केंद्र में आने के बाद में पिछले 11 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी किसी भी राज्य के अंदर, चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे तमिलनाडु की बात करें, चाहे आंध्र प्रदेश की बात करें, चाहे उड़ीसा की बात करें, यानी कि किसी भी राज्य के अंदर चुनाव के अंदर फ्रंट फुट के ऊपर यानी कि सेनापति स्वयं लड़ने जाता है, वहां हार की भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और जीत का भी श्रेय नहीं, उनको देखिए मिलता यहाँ ही पर मिलता है। थोड़ा मैं इत्तेफाक आपसे नहीं रखती निरंजन जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी भी मैंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए नहीं देखा है। ऐसा है पूजा जी, हार की जिम्मेदारी लेना और नहीं लेना अलग बात है, लेकिन जो सेनापति होता है, जो फ्रंट फुट पे लड़ता है, वास्तविकता ये होती है कि जो विश्लेषक होते हैं वो निश्चित रूप से उस चीज का विश्लेषण करते हैं कि इसके अंदर ये हार किसके ऊपर आई और किसके ऊपर नहीं आई। अब इसके अंदर फर्क ये है कि जैसे अगर पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी हारी, लेकिन वो लोगों को हारती हुई दिखी, लेकिन विश्लेषकों को वो जीतती हुई दिखी। वो इसलिए कह रहा हूं कि जिस पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का 4% ठीक है, वोट बैंक नहीं ठीक है। था, उस पश्चिम बंगाल में अगर वो पार्टी मान लीजिए 34% वोट लेकर के जाती है और वहां पे दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन करके आती है, 76 सीटें विधानसभा के अंदर जीत के जाती है, तो कोई इसको हार के नजरिए से देखता है, कोई इसको जीत के नजरिए से देखता है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, डॉक्टर पूजा मिश्रा के पास मैं जाऊंगी। डॉक्टर पूजा मिश्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि आप लोग विपक्षी पार्टी हैं तो प्रधानमंत्री को जरूर जन्मदिन की शुभकामनाएं तो दे लेंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर उनके एज अ राजनेता खासियत की बात की जाएगी तो शायद आप ना बता पाएँ। फिर भी एज अ भारतीय, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके कार्यकाल के दौरान दो ऐसी चीज़ें जो आपको सबसे बेहतरीन लगी हों और दो ऐसी बातें जो आपको लगता हो कि इनके कार्यकाल से अगर डिलीट हो जाएं तो शायद इनकी पर्सनालिटी और भी ज़्यादा ब्राइट हो सकती है, वो क्या है? आपको नमस्कार पूजा जी, साथी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। आपने कहा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वो जो भाजपा से आते हैं और हम विपक्ष से आते हैं तो उनकी तारीफ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है पूजा जी। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर देश के प्रधानमंत्री जैसे बिहेव किए होते तो बिल्कुल उनकी तारीफ कर रहे होते। और जो है ये बड़ा दुख का बात रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री रहते हुए एक अगर जो है माननीय नरेंद्र मोदी जैसा कार्यकर्ता होता है तो बहुत बढ़िया बात है कि वो प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी जो प्रधानमंत्री की इस गद्दी पे बैठ गया हुआ है और उसके लिए सारे विपक्ष पक्ष सब एक साथ में एक बराबर होने चाहिए। उस समय में भी वो इस बात का ध्यान रखता है कि वो जो है भाजपा का कार्यकर्ता है, वो भाजपा के कार्यकर्ता तरीके से बिहेव करता है। तो अगर उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद में ये चीज डिलीट कर दी जाए कि वो जो है भाजपा के जो है भाजपा के कार्यकर्ता जैसा बिहेव ना करे, माननीय प्रधानमंत्री जैसे बिहेव करे, उन्होंने जो अपने कमल के फूल को लगा रखा उसकी जगह पे वो अगर इंडिया का फ्लैग लगा करके चल रहे हो तो और खूबसूरत लगता। हम ये डिलीट करना चाहेंगे। और आपने कहा क्या डिलीट करना चाहेंगे आप? तो ये जो मैनिफेस्टो में जो प्रधानमंत्री की भाषा होती है, जो भाषा का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई मंचों पे कर दिया हुआ है, वो ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री की गरिमा को सूट नहीं करता है। एक भारत के नागरिक होने के नाते हम अपने प्रधानमंत्री जी के शब्दों को ऐसा सुनना चाहते हैं कि जैसे उनको फर्क ही नहीं पड़े कि अरे ये बच्चे हैं। अगर जो विपक्ष है उसको ऐसे लेकर के चले कि ये तो जो है विपक्ष है, ये बच्चे हैं, मुझसे शिकायत कर रहे हैं, मेरा दिल बड़ा होना चाहिए, मैं माफ करता चलूंगा और मुझे जो भारत देश के लिए सही लगेगा मैं उस कार्य को करूंगा। पर माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने कहा ना, वो भाजपा के कार्यकर्ता जैसा बिहेव करते रहो और ये हर मंच पे बिहेव किया उन्होंने। हर मंच पे उनके पास में कई बार अवसर रहे कि वो प्रधानमंत्री जैसे बिहेव कर सके, पर उन्होंने नहीं किया। तो ये एक जो है गलत होता चला है 11 सालों से और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या पता आगे करके कभी माननीय प्रधानमंत्री जैसे बिहेव कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कांग्रेस से आशीष सैनी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। आशीष जी, मैं आपके पास आऊंगी, सेम सवाल है मेरा आपके लिए भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का अगर आप विश्लेषण करें तो कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि वो सबसे ज़्यादा सकारात्मक देश के लिए उनके कदम में से रही है, और दो जो सबसे नकारात्मक आपको लगता है जिसके बाद प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है वो परिवर्तित हो जाएगा, वो दोनों क्या हैं? कुल मिला के आपको 4 पॉइंट्स बताने हैं यहाँ पे।
जी, देखिए मैं प्रधानमंत्री जी की तारीफ करना चाहूंगा पहले, क्योंकि आलोचना तो हम पूरे साल करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐप बनाई है, वो है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में हम अपने डॉक्यूमेंट रखते हैं, और जो डॉक्यूमेंट हमें इशूड होते हैं सरकार से, वो हमें डिजिटल फॉर्मेट में वहां पर मिलते हैं, और वो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस, सब डॉक्यूमेंट उसमें होते हैं। डिजी लॉकर प्रधानमंत्री जी ने बनाया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद दूं। उसके बाद आज आपके चैनल पर मैं जो चीजें आई है, मैं उन्हीं से तारीफ शुरू करूं। आपने जब प्रोमो चलाया तो प्रोमो में सबसे पहली चीज थी कि नोटबंदी की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की। तो मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो नोटबंदी की और उसकी जो घोषणाएं करी, उसके जो अच्छे काम हुए, उसके बारे में भी तारीफ होनी चाहिए। आपने उसके बगल में दूसरी विंडो थी जिसमें जीएसटी के बारे में लिखा गया। अब जीएसटी से लघु उद्योग 3 लाख यूनिट बंद हो गई। अब उसमें तारीफ करनी है या नहीं करनी है, वो आप तय कर लीजिए, और जो हमारे भाजपा के राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं वो भी तय कर लेंगे। उसके बाद आपने नीचे लिखा सर्जिकल स्ट्राइक। पुलवामा हमला हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, दोषियों की जांच हुई नहीं हुई, उसके बारे में कुछ नहीं है। सिर्फ उस सर्जिकल स्ट्राइक का जो पुलवामा हमले के मुकाबले पे की गई थी, उस वक्त हमें पता नहीं था कि पुलवामा हमले में उसके बाद सरकार ने क्या काम किया या उसके बाद क्या इसको दोष मिला। पहलगाम तक आए, ऑपरेशन सिंदूर तक, तो हमें घुटने टेकती हुई नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिखाई दी। तो वहां पर भी आप अगर आलोचना करनी है, आलोचना मानेंगे या ऐसे तारीफ मानेंगे, वो आप कर सकते हैं। चौथा इन्होंने एक और बिंदु दिया, वह भी किसी भी स्थिति में जो उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की बात की जो डूब रही है, चाहे आप डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत देख लीजिए, चाहे हमारा निर्यात और जो आयात है उसका अनुपात देख लीजिए, या पूरी दुनिया में भारत की आर्थिक शक्ति की जो तरक्की हुई है या घटी है, वो सब देख लीजिए। भारत के पासपोर्ट की ताकत गिरी है, और देश के प्रधानमंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, जिनके चारों तरफ दसियों दर्जनों आईएएस बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, कहीं इन्होंने रेडार से बादल में पीछे रेडार से छुपाने की बात करी, कहीं नाली से गैस निकालने की बात करी, और कहीं देश के युवाओं को मतलब जो रोजगार मांगते थे उन्हें गद्दार कहा, किसान अगर फसल की उचित कीमत मांगते थे उन्हें गद्दार कहा, महिलाओं ने अपने लिए सुरक्षा और बलात्कारियों के प्रति कार्रवाई की मांग की। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इनके, जिनको प्रधानमंत्री ट्विटर पर फॉलो करते हैं, वो खुद बलात्कारी मानसिकता से ग्रसित है। बीएचयू में एबीवीपी के स्टूडेंट्स बलात्कार करते हैं, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आलोचना, अब इस पर ये जो चर्चा प्रधानमंत्री जी की हम कर रहे हैं, अभी आलोचना के रूप में ली जाएगी या फिर के हमें उनकी तारीफ के रूप में ली जाएगी। अगर बीएचयू में उनके छात्र संघ के यूनिट ने अगर बलात्कार किया और भाजपा ने संरक्षण किया, तो इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा करने का काम किया है। ये सवाल ऐसे हैं जो 11 साल कार्यकाल कर चुके प्रधानमंत्री से और 13 साल मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री से करे, इन सबको छोड़ दीजिए, ये सब झेल लेंगे। आशीष प्रधानमंत्री की बहुत तारीफ रह गई। नहीं पूजा जी, ऐसे मत कीजिए प्लीज। आपने भी उनकी तारीफ की, उसके बाद जो भाजपा के विश्लेषक है उन्होंने तारीफ की। अब पूजा जी को आपने थोड़ा समय दिया, पिछला कम समय। मैं एक तारीफ और करना चाहूंगा। उत्तराखंड में एक पर्यटक स्थल है मसूरी, 30,000 करोड़ की जमीन रामदेव और बालकिशन को मात्र 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से किराए पर दे दी। भाई मैं भी दे सकता हूँ, आपको लगता है कोई और शहर बेचा जा सकता है, कोई रेलवे स्टेशन, कोई एयरपोर्ट, कोई एक यूनिट, कुछ तो बचा होगा हिंदुस्तान में जो प्रधानमंत्री नहीं बेच पाए होंगे। तो उस अगर वो छूट गया होगा तो मैं प्रधानमंत्री की आलोचना जरूर करना चाहूंगा कि ये चीज छूट गई है या आप बेच नहीं पाए। तो इसलिए आज हम प्रधानमंत्री जी, क्योंकि राष्ट्र के लिए एक पनौती साबित हुए हैं। 11 साल का कार्यकाल देश की अर्थव्यवस्था से लेकर, सामाजिक सद्भाव से लेकर, रोजगार, बेरोजगारी, कारोबारी, हर चीज के लिए खतरनाक साबित हुआ है। तो हम तो इनसे हाथ जोड़ते हैं कि ईश्वर इनको लंबी उम्र दे, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जो उनका कार्यकाल रहा है, तो फिर आशीष जी, ऐसा क्या रीजन है कि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के उस दौरान भी, और अब जब प्रधानमंत्री हैं देश के, तो भी वो बार बार चुन करके आते हैं, जनता अपने जनादेश के जरिए उनको सिराकों पर बैठाती है। ऐसा कुछ तो करिश्मा होगा, और ऐसा कुछ तो आप करेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप भी सरकार में नहीं आ पा रहे हैं सर। नहीं, मैं आपको कहता रहा हूँ, मीडिया अंधभक्तों को बना रही है, अंधभक्त प्रधानमंत्री चुन रहे, और ये क्रम कंटिन्यू चल रहा है। मैंने मीडिया का नाम लिया। अभी आप इसी डिबेट में अपने वक्तव्य को देखना, आपने प्रधानमंत्री जी के पक्ष में बोलना चाहिए। आप उनकी तारीफ करना चाहती हैं, आज उनका जन्मदिन है,
हम सबको करनी चाहिए, हम उनके 100 साल के होने की कामना कर रहे हैं। लेकिन आप उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे हिंदुस्तान का गला काटने पर लगे हुए हैं। ठीक है। ये मेरी लॉजिक यार कि इसमें हम आलोचना करें या कि पक्ष करें। अविरल मलिक जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अविरल जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ आपसे मेरा सवाल यही रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी तक के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, 75 वर्ष उन्होंने पूरे कर लिए हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे फैसले रहे जो शायद उनको लेकर के लोगों के जहन में थोड़ा सा सेटबैक क्रिएट करते हैं, क्योंकि विपक्ष भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई फैसलों पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? जी देखिए, जहां तक विषय विपक्ष का, तो विपक्ष सवाल उठा रहा है, उठाता है, उठाता रहे, इससे मैं समझता हूं कोई हमें फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन पर्टिकुलरली अगर बात कर ली जाए जिससे हमें संतुष्टि है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। जो हमारी उपलब्धियां हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है, संविदित है, सबके मध्य में है। और जहां तक विषय है 2014 से अगर एक तरीके से यात्रा को प्रारंभ कर लिया जाए, मैं समझता हूं ये बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरीके से तमाम सारी केंद्र सरकार के द्वारा मोदी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, जनता के हित में कार्य किए गए। एक तरीके से उज्ज्वला योजना हो, मुद्रा योजना हो, उज्ज्वला योजना के साथ साथ आवास योजना हो, स्वच्छता अभियान हो, शौचालयों का निर्माण हो और गरीब पीड़ित शोषित वंचित के लेकिन मैं अविरल जी आपसे समझना चाहती हूँ, यही अटल बिहारी वाजपेयी भी एक राजनेता रहे और नरेंद्र मोदी, इन दोनों को आप कैसे एकदम अलग और एक जैसा देख पाते हैं? क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र आता है तो मेरे ख्याल से डॉक्टर पूजा मिश्रा की पार्टी समाजवादी पार्टी और आशीष सैनी जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी शायद अटल बिहारी वाजपेयी का उतनी मुखरता के साथ में विरोध ना करे जितना विरोध आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है। दोनों की कार्यशैलियों में बहुत अंतर है। क्या ये समय की डिमांड है या उनका ये काम करने का तरीका है? जी देखिए, जहां तक विषय है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो आपातकाल किसने लगाया और आपातकाल में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जेल में किसने भेजा, मैं समझता हूँ सर्वविदित है, सबको मालूम है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो सरकार गिराने से लेकर और उसके साथ साथ जहां तक विषय है विपक्ष का और विपक्ष के आरोपों का, विपक्ष किस प्रकार से उलझे आरोप स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर उस दौर में लगाता है जब वो सत्ता में मौजूद थे, इस देश का नेतृत्व कर रहे थे, इस देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अहम बनाने के लिए।